हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो गाइस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात अभी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, टीवी में ऐड आ रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। मतलब हम लोग ये सारी चीजें इतना हेविली क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मतलब इसकी जरूरत क्या है? तो मैंने कहा आपको मैं सबसे पहले एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं। यार अपन कॉमर्स के बच्चे हैं। मैंने कहा यार ये जो कॉस्ट होती है और उसमें कोई भी सेलर अपना प्रॉफिट जोड़ता है और फाइनली वो हमें क्या देता है? सेल प्राइस देता है। सेल्स प्राइस आती है हमारी उसकी निकल के। तो मुझे बताओ ना, अगर सेलिंग प्राइस, बिकॉज इतने सारे सेलर हैं, सेलिंग प्राइस तो हमें लगभग फिक्स रखनी पड़ेगी सबके कंपटीशन में साथ में। अब मैंने कहा प्रॉफिट अगर मान लो कोई आदमी पहले से फिक्स कर रहा है, यार मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। यार कोई भी धंधा कर रहा है वो अपना प्रॉफिट तो फिक्स रखेगा ना गाइस। तो उसने फिक्स कर लिया कि यार मेरा 30 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार अब बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टारगेटेड प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको कॉस्ट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बट व्हाट इफ अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या करेगा? फिर गलत गलत प्रैक्टिसेस में ऐड होगा। हो सकता है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने लग जाए, हो सकता है इंफीरियर सर्विसेज देने लग जाए, हो सकता है डुप्लीकेट गुड्स देने लग जाए, काउंटरफीट गुड्स देने लग जाए, अडल्ट्रेटेड सामान बेचने लग जाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझ पा रहे हो ना? जब इतना सब गलत काम कस्टमर के साथ हो सकता है तो यार उसको प्रोटेक्ट करने का जरूरत तो है ही है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैंने कहा गाइस, अब अपन थोड़ा सा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हो तो अब मैंने कहा सेकंड पॉइंट पे हम क्या आते हैं कि अगर हमारे दिमाग में नीड क्लियर है तो मैंने कहा अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं और वो है इंपॉर्टेंस। मतलब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कस्टमर। यार आप समझो ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, सरकार क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है कि यार हमें हमारे कस्टमर को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। सरकार इंटरेस्ट ले रही है तभी तो ये कानून बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो मैंने कहा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। और सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अपन लोग रैप अप करेंगे, फिर उसके बाद हम बिजनेस पे चलेंगे। और इसके लिए मैं आपको कोड भी दूंगा। आप ये सोचो कि कॉन्वर्सेशन हो रहा है एक पॉलिटिशियन के बीच में और एक लालाजी, मतलब जो दुकानदार होते हैं उसके बीच में। ठीक है, पॉलिटिशियन कस्टमर के लिए कहता है भाई पॉलिटिशियन को वोट चाहिए, तो वो कहता है यार वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर। क्या कहता है वो? वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर। कौन कहता है ऐसा? पॉलिटिशियन कहता है। तो भैया अब वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर ये अपना कोड बना, निमोनिक बना। अब मैंने कहा डब्ल्यू में क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। क्या आया इसमें? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ना। आप जो भी हेड पॉइंट पढ़ो, हेड पॉइंट सारे मैं आपको याद कराऊंगा, बट जो भी मेरे प्यारे लाडलो आप हेड पॉइंट्स पढ़ो ना, उस हेड पॉइंट्स का आपको थोड़ा बहुत अंदर का कंटेंट भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचोगे यार हेड पॉइंट पढ़ लिया बस काम खत्म। क्या नहीं, एटलीस्ट हम 2-3-4 लाइन लिख पाए, इतना कंटेंट हमारे पास सॉलिड होना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। यार अभी क्या हो रहा है ना, जैसे मैं आपको बताया, अभी मैं आपको बताया अलग अलग तरीके के डुप्लीकेट गुड्स, काउंटरफीट गुड्स, इंफीरियर सर्विसेज, अडल्टरेटेड सामान, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग से प्राइसिंग बढ़ाई जा रही है। मतलब अलग अलग तरीके से हर एक जेनर में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यार। तो आप मुझे बताओ ना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर? क्या ऑब्वियसली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीप सामान हायर प्राइसेस में, इवन मैं आपको बताऊं एमआरपी से भी ज्यादा प्राइसेस में सामान बेचा जा रहा है, एक्सेसिव प्राइसेस चार्ज करी जा रही है। तो यार ये तो गलत ही है। इतना वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन होगा तो यार हमें प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। सेकंड, मैंने कहा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन के बाद फिर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो कंज्यूमर्स है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है हमारे यहाँ कंज्यूमर? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। मतलब हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं यार। कैसे हैं वो? अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज मतलब देर आर नो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। आप समझो ना यार, अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, उसको लगता है कि उसको सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही, वो अकेला जाके कहीं बोलेगा, तो क्या आपको लगता है उसका सोल्यूशन मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट। वहीं अगर आप सोचो एक कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन हो और वो जाके कहे कि यार कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का है, तो भैया बिजनेस का एक बार दिमाग खराब हो जाएगा, उसको करना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है तो सही, बट इतनी ज्यादा नहीं है जो कंज्यूमर का हर लेवल पे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पा रही हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर होने की वजह से अब एक पर्टिकुलर बंदे की बिजनेस जाके सुन नहीं रहा है, और इस वजह से
जो उनको सर्विसेज में जो डेफिशिएंसी आई उसको हटानी चाहिए वो हटा नहीं पा रहे हैं, जो गुड्स उनको सर्विस जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो वारंटी गारंटीज दे रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पे कोई प्रेशर ग्रुप नहीं आ रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? अरे यार आप देखो ना, जब मैं कह रहा हूं वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, क्या आपके दिमाग में सेटअप तो हो रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूं? मैंने कहा उसके बाद थर्ड नंबर अपने पास आता है, सी दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। अरे यार हमारा जो कंज्यूमर है ना वो इग्नोरेंट है। मतलब आप ये समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं शॉप पे गए, मम्मी को आपने मार्केट में कहा कि यार मम्मी मम्मी मुझे ना पानी बताशे खाने हैं, मम्मी ने आपको कहा खा लो, आपने 20 25 30 रुपए के पानी बताशे खा लिए, बढ़िया। अब जब घर आए आपका अगले दिन पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो आपने मम्मी को कहा देखो यार मम्मी मेरा पेट खराब हो गया। अब मम्मी आपको उल्टा डांट रही है, मम्मी ये कह रही है देख तू बताशे इतने खा गया, इतने खाने नहीं चाहिए थे, 2-3 पानी बताशे खा लेता टेस्ट करने के हिसाब से, इतने सारे खाएगा तो कैसे चलेगा। मतलब मम्मी के दिमाग में और आपके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आ रहा है, हो सकता है जिससे हमने पानी बताशे खाए उसने खराब आलू यूज किए हो, आउटडेटेड मसाले यूज करे हो, कुछ ना कुछ ऐसा। मतलब कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर ये सोच ही नहीं रहा है कि सप्लाई साइड पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है? तो आप सोचो ना, जब हमारा कस्टमर इतना भोला है तो यार उस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो हमने कितने पॉइंट्स कवर किए मेरे प्यारे बच्चों? हमने 3 पॉइंट कवर किए। कौन से 3 पॉइंट कवर किए? वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, W मतलब वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, U मतलब अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, C मतलब कंज्यूमर इग्नोरेंस। मुझे बताओ ना कि आपके दिमाग में ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा सेट हो गया? मैंने कहा अगर ये सेट हो गया हमारा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा अगला पॉइंट क्या है? मैंने कहा अब अगला पॉइंट है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके बाद कंज्यूमर के बाद हमारे पास कौन आ रहा है? हमारे पास आ रहा है बिजनेस। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा समझ में? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखते हैं कि बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। मैंने कहा एक बात बताओ, सबसे पहले एक बार इसका भी कोड बना देता हूं मैं। वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर तो पढ़ लिया। अब अगेन ये वाला कॉन्वर्सेशन किसने किया था? ये वाला कॉन्वर्सेशन किया था किसने? ये वाला किया था पॉलिटिशियन ने। अब यहां पे कौन करेगा? यहां पे कौन करेगा? यहां पे करेगा अब वो लाला जी, मतलब वो जो दुकान वाला बंदा है वो करेगा। दुकान वाला बंदा कह रहा है भैया, मतलब वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, अभी भी पॉलिटिशियन कह रहा है लाला जी। आ रहा समझे? थोड़ी देर बाद आएगा अपना लाला जी, पहले लाला जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लाला जी बेवकूफ मत समझना। अगेन ये कॉन्वर्सेशन किसका चल रहा है? ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन किसको कह रहा है? लाला जी को। वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, लाला जी बेवकूफ मत समझना। दिमाग में गया आपके मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनो। अब मैंने कहा अपन एक एक को इसको डिकोड करते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। मुझे बताओ ना, अगर कोई बिजनेस है तो मैं कह सकता हूं कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या होगा बिजनेस का? ऑब्वियसली कस्टमर को वापस अपने पास बुलाना। मतलब आप सोचो, एक बंदे ने एक कोई प्रोडक्ट बेच दिया तो उसका क्या रोल यही है क्या? एक बार प्रोडक्ट बेचा और काम खत्म हो गया? आपको नहीं लगता कोई बिजनेस को सुपर प्रॉफिट तो तभी होगा जब एक कस्टमर बार बार आके उसकी जब भी नीड होगी वो वहीं से पूरी करे। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, दैट इज रिपीट सेल्स। अरे यार अगर आपने एक बार कस्टमर को बेवकूफ बना दिया, क्या आपको लगता है वो अगली बार आके आपसे खरीदेगा? ऑब्वियसली नॉट यार, वो आपसे आके क्यों खरीदेगा? तो इसका मतलब है कि जब अगर आपको बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको रिपीट सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। एंड रिपीट सेल्स कब होगी? जब आप अच्छी सर्विसेज दोगे। वहीं आप कंज्यूमर को तो यार बेवकूफ बनाते हुए चल रहे हो, तो उस केस में क्या वो लॉन्ग टर्म आपको सेल्स देगा? लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस को बेनिफिट देगा? ऑब्वियसली नॉट। तो यहां पे क्या बोला? बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर वो कल को आपके बिजनेस से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो शिफ्ट करेगा, कहीं और जाएगा, हो सकता है किसी और देश से खरीदने लग जाए, तो इंडिया को भी तो लॉस होगा, जीडीपी घटेगी। अरे यस के नो यार? नेक्स्ट इज अगला वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट क्या कहता है? जी इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अरे यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर सरकार, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा है, सरकार ने ऑलरेडी बोल रखा है कि यार इनकी प्राइसेस, मतलब एमआरपी का रूल है कि यार आपको एमआरपी लिखने का है। अब आप सोचो, आप एमआरपी से कल को ज्यादा बेचोगे तो सरकार को अगर कल को पता पड़ा किसी ने कंप्लेन मारा, वो आके तुम्हारे बिजनेस पे आके ताला नहीं मारेगा क्या? मारेगा ना। तो यार अगर आप ये चाहते हो
कि बिजनेस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, क्योंकि अदरवाइज सरकार विल इंटरवीन, और सरकार इंटरवीन करेगी तो बिजनेस पे इंप्लीकेशंस होंगे, पेनल्टी होगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंज्यूमर को क्या करो मेरे प्यारे लाडलो, प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस। क्या बोला मैं? बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस। अरे यार बिजनेस जो है वो किसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है? सोसाइटी के। अब आगे वाले तीनों आपको थोड़े थोड़े सेम ही लगेंगे यार, आ रहा सुनने। मैं एक बार आपको लिख देता हूं तीनों, ताकि आपको तीनों कनेक्ट कर पाओ कि यस मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़े थोड़े सिमिलर ही हैं ये, बट यस तीन अलग अलग पॉइंट है तो अपने को भी पढ़ना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिफिकेशन, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो तीनों को समझते हैं। मैंने कहा बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, बिजनेस किसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है? सोसाइटी के। अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो आप समझो ना यार, फिर उसको गुड्स और सर्विसेज भी ऐसे प्रोड्यूस करने हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। ऐसा नहीं कर सकता कि आप रिसोर्स तो सोसाइटी के सारे यूज कर लो और उसके बाद में प्रोडक्ट दो आप बहुत ही इंफीरियर, बहुत ही बेकार। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, इफ यू आर यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज तो आपको फिर गिव बैक ही करना पड़ेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में बढ़िया गुड्स और सर्विसेज देने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिफिकेशन। अरे यार मॉरली भी तो आप समझो ना, आप एक कस्टमर से पैसा चार्ज कर रहे हो तो हाउ यू कैन डू रॉन्ग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार बिजनेस के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर भी तो भैया एक स्टेक होल्डर है, वो बिजनेस में स्टेक रखता कि नहीं रखता, वो नहीं आएगा तो फिर धंधा चलेगा कैसे? तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, क्या जो हमने ये पॉइंटर्स पढ़े क्या आपके दिमाग में सेटअप है? क्या आपको समझ में आया? मैं क्या बोला, इंपॉर्टेंस का कोड भी बना दिया। मैं बोला यहाँ पे पॉलिटिशियन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, लाला जी बेवकूफ मत समझना। कि यार भैया आपको पहले ये देखना है कि कंज्यूमर के लिए क्यों जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करें, सेकंड पार्ट में ये चेक करना है कि बिजनेस के लिए भी क्यों जरूरी है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3 गाइस। तो यार हम लोगों ने नीड समझ ली, इंपॉर्टेंस समझ लिया, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 बात किसकी करता है? ये बात करता है कंज्यूमर की। यार देखो पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या बात करेगा मैं आपको बताता हूं। ये पॉइंट नंबर 3 में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे कि यार ये जो कंज्यूमर होता है ये है कौन, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में जब हम कंज्यूमर पढ़ लेंगे फिर हम आगे फोर्थ पे पढ़ेंगे कि कंज्यूमर की राइट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त इसमें चीज बताता हूं, आपको फटाफट डेफिनेशन याद हो जाएगी फटाफट। मैंने कहा इसमें आप ऐसे याद करो, इसमें दो प्लस हैं, मतलब दो चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ेंगे, इसका मतलब प्लस वाली कंज्यूमर में ऐड हो रही है, मतलब ये बंदा कंज्यूमर है, ये भी बंदा कंज्यूमर है और ये कंज्यूमर नहीं होगा। मतलब दो चीजें प्लस हैं एक माइनस है, मतलब दो चीजें कंज्यूमर में ऐड हो रही हैं, कंज्यूमर को बना रही हैं, और एक चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कंज्यूमर के पार्ट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो सो मैंने कहा सबसे पहले यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, सो एनी पर्सन, क्या बोला मैं यहां पे? एनी पर्सन, आ रहा समझे? वो या तो कोई गुड्स क्या करता है, बाय करता है, या फिर वो कोई सर्विसेज अवेल करता है। क्या बोला मैं? बाय करता है किसको? गुड्स को, या फिर वो अवेल किसको करता है? सर्विसेज को। तो मैं कहता हूं यार वो प्रोबेबल कंज्यूमर हो सकता है। एंड ये जब वो बाय कर रहा है, ये जब वो बाय कर रहा है तो ही इज बाइंग फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब आप समझो ना यार, एनी पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स और अवेलिंग द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन भी ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ पैसा दिया और काम हो गया, नहीं। कंसिडरेशन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं यार, हमें दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। कंसिडरेशन में बहुत सारी चीजें आती है। हो सकता है वो जो कंसिडरेशन है, मतलब चार पार्ट आएंगे इसमें, या तो कंसिडरेशन पेड है, या कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मान लो कंसिडरेशन थी कितनी? 1000 रुपए। तो हमने या तो वो 1000 रुपीज मेरे प्यारे लाडलो पूरा का पूरा पे कर दिया, मैंने वो 1000 रुपए पूरा का पूरा क्या किया? पे कर दिया। या हमने प्रॉमिस किया कि 1000 रुपए मैं आपको दे दूंगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, मैं उसको प्रॉमिस किया। या फिर हमने ऐसा कुछ किया कि हमने कुछ पार्टली तो क्या किया? पे किया, पार्टली इट इज पेड एंड पार्टली इट इज प्रॉमिस्ड।
क्या बोला मैं? पार्टली इट इज पेड एंड पार्टली इट इज प्रॉमिस्ड। मतलब हमने कहा कि 700 तो अभी दे देते हैं और 300 हम प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ दिनों बाद हम आपको दे देंगे। तो पार्टली क्या किया? पेड किया। पार्टली क्या किया? हमने प्रॉमिस किया। या फिर कोई एनी अदर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बोला मैं? एनी अदर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एनी अदर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब कोई और स्कीम जिसमें आपने ले लिया कि हाँ इतने टाइम बाद ऐसे ऐसे देंगे या वट एवर द केस में भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, whenever I am saying कंज्यूमर का बात कर रहा हूं तो कंज्यूमर में इज देयर इज एनी पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स और अवेलिंग द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच इज पेड और प्रॉमिस, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और एनी अदर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब वो आदमी कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आदमी कंज्यूमर। सर ये जो आपने डेफिनेशन बताई ना, ये डेफिनेशन ऐसे थोड़ी सी टेक्निकल कैसे लग रही है? हम इको वगैरह में पढ़ के आए हैं, एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द गुड्स और टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज इज अ कंज्यूमर। मैं क्या बोला? वो डेफिनेशन किसकी है? इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो सही है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक एक्ट बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उस एक्ट में कंज्यूमर के पास बहुत सारा राइट्स है। अब कंज्यूमर के पास जब बहुत सारा राइट्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कंज्यूमर कौन होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ये बंदा कंज्यूमर होगा, फिर ये दूसरा बंदा, मतलब हु इज द बेनिफिशियरी। क्या बोला मैं? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस मतलब जो भी ये सर्विस है उसका फायदा उठाया किसी बंदे ने, या फिर हु यूजेस द गुड्स। क्या बोला मैं? हु यूजेस द गुड्स मतलब उसने क्या किए? गुड्स क्या किए? यूज किए। समझना ना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पहले वाला पार्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि यार ऐसा कोई बंदा जिसने सर्विसेज यूज करी, ऐसा कोई बंदा मतलब सर्विसेज का बेनिफिट लिया, ऐसा कोई बंदा जिसने गुड्स यूज करे, बट यस उसने किससे? विद द परमिशन ऑफ बायर। क्या बोला मैं? विद द परमिशन ऑफ बायर। समझना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा लेट्स से कि मैंने एक सामान किसी को दिया, मतलब मैंने सामने वाले को कंसिडरेशन दी और उससे एक सामान लिया। लेट्स से मैंने ये पेन लिया। अब मैं कंज्यूमर हो गया डेफिनेशन के हिसाब से। मैंने ये पेन आपको दिया यूज करने के लिए। मैंने कहा यार एक काम करो, इस पेन को तुम यूज कर लो। मेरी परमिशन से तुम यूज कर रहे हो तो तुम भी कंज्यूमर हो गए। बट व्हाट इफ मैं रात को सो गया, तुम आए एकदम से गेट वेट खोल के, तुम ये पेन उठा के ले गए, नाउ यू आर नॉट द कंज्यूमर, क्योंकि तुमने मेरी परमिशन नहीं ली। तो यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है कि बॉस, एनी पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स और अवेलिंग द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच इज पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस और एनी अदर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, वो बंदा तो कंज्यूमर होगा ही होगा। बट एनी पर्सन हु इज benefiting from the services, who is the beneficiary of the service or using the goods, but he is using with the permission of the buyer, then he is also the consumer। दिमाग में जा रहा है आपके मैं क्या कह रहा हूं? बट यस, कोई भी ऐसा बंदा, क्या बोला मैं? कोई भी ऐसा बंदा जो कि रीसेल कर रहा है, सामान रीसेल के लिए खरीद रहा है या कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कंज्यूमर नहीं है। क्या बोला मैं? वो कंज्यूमर नहीं है। क्या बोला मैं? अगर कोई ऐसा बंदा जिसने वापस बेचने के लिए सामान खरीदा, वो कंज्यूमर है ही नहीं। एक ऐसा बंदा जिसका कोई कमर्शियल यूजेज है, वो कंज्यूमर है ही नहीं। आप समझना मेरा एग्जांपल। मैंने कहा ये एक कंपनी है, लेट्स से कि अपन नाम लेते हैं जीवीके, मान लो एक फार्मा कंपनी है। इस फार्मा कंपनी ने एक मेडिकल स्टोर को सामान बेचा, मेडिकल स्टोर ने कंज्यूमर को सामान बेचा। कंज्यूमर ने कहा ये जो माल है ये गड़बड़ है, इसमें कुछ अडल्ट्रेशन है या कोई मान लो एक्सपायर्ड माल है, वॉट एवर द केस में भी। कंज्यूमर जिसने गुड्स खरीदा वो मेडिकल स्टोर पे केस कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज वो कंज्यूमर है। बट जो मेडिकल स्टोर है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर नहीं है, बिकॉज ही इज बाइंग फॉर रीसेल। तो उस केस में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग केस नहीं करेगा, वो कोई दूसरे एक्ट में, मतलब नॉर्मल जो एक आप कोई भी धोखाधड़ी के एक्ट में आप डाल के केस करवा सकते हो जनरल, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जा सकता। सर ये डिफरेंट क्या है? आपने ऐसा क्यों बोला कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा? आप समझो ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया और उसका सिंपल सा पर्पस ये था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। अब वो कैसे प्रोटेक्ट होगा? कल को उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो रही है ना, कोई भी धोखाधड़ी हो रही है, उसको स्पीडी रिड्रेसल मिलना चाहिए। अब अगर मान लो जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं,
उन कंज्यूमर कोर्ट में अगर बाकी केसेस भी अलाउ कर दोगे तो कंज्यूमर का केस तो बेचारे का फंस जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक सेपरेट स्टैब्लिशमेंट किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ताकि जो भी कंज्यूमर के केसेस हो वहां प्रायोरिटी मिले और उनको स्पीडी ग्रीवेंसेस मिले, उनको स्पीडी सॉल्यूशन मिले। सो आई होप जो मैं अभी आपको बताया आपके दिमाग में सेट हो गया और कंज्यूमर का डेफिनेशन भी आपको क्लियर है। अब मैंने जब कहा आपको कि हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो थर्ड से ही कनेक्टेड है, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। देखो, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की राइट्स भी हैं। क्या है कंज्यूमर की राइट्स? और कंज्यूमर की जो राइट्स हैं वो कंज्यूमर की राइट्स हैं यहां पे, और मैं यहां पे लिख देता हूं कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, अब मैं बोला टोटल 6 राइट्स हैं हमारे पास। कितनी राइट्स हैं? टोटल 6 राइट्स हैं, और 6 की 6 राइट्स अभी आपको याद हो जाएंगी। बट ये कंज्यूमर की राइट है, तो हमें पॉइंट नंबर 3 पहले पढ़ने की जरूरत थी, सो दैट हमें ये तो पता पड़े कंज्यूमर कौन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर की ये क्या होती हैं? राइट्स होती हैं। तो मैंने कहा यहां पे अब अगर मैं फर्स्ट वाली कंज्यूमर राइट की बात करूं तो कंज्यूमर की पहली राइट कौन सी है? मैंने कहा यार कंज्यूमर की जो पहली राइट है, फर्स्ट राइट है वो, अब अगेन पहले कोड बता देता हूं ताकि इजी रहेगा। अब देखो हमारा कोड कहां चल रहा था, हम कहां पे थे कोड में, हमारी लेवल कहां पे पहुंचा था? मैंने कहा यार हमारा लेवल पहुंचा था वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, लालाजी बेवकूफ मत समझना। अब लालाजी रिबटल देंगे। कौन रिबटल देंगे? लालाजी रिबटल देंगे, और लालाजी बताएंगे सरकार को कि भैया तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब देखो क्या बता रहे हैं लालाजी, सुनो। लालाजी कह रहे हैं भैया अरे होशियार सुन। क्या बोला लालाजी ने? अरे होशियार सुन, राइट, इन्फॉर्म एंड एजुकेट कर। भाई लालाजी कह रहे हैं भाई तुमने एक्ट बना दिया, एक्ट में इतना सब कुछ लिख दिया, तुम इन्फॉर्म करो ना कस्टमर को कंज्यूमर राइट्स। तो अब आप देखो क्या बोला लालाजी ने? अरे होशियार सुन, राइट, इन्फॉर्म एंड एजुकेट कर। ठीक है, अब मैंने कहा एक एक को अपन डिटेल में देखते हैं। पहला है राइट टू बी अश्योर्ड। आप देखो यार मार्केट में जब कस्टमर जा रहा है ना, ही शुड हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस। पहले इसको बोलते थे पुराने वाले एक्ट में राइट टू चूज, के कस्टमर के पास चूज करने का राइट होना चाहिए। इसको चेंज कर दिया, अब राइट टू बी अश्योर्ड कह दिया कि यार जो कस्टमर आ रहा है ना उसको अलग अलग साइजेस, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग क्वालिटी के ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें से वो चूज कर सके, जिसको बोलते हैं राइट टू बी अश्योर्ड कि हाँ यार यही माल मुझे चाहिए, मुझे खरीदने का। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है, ये ऑप्शंस होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट राइट टू बी हर्ड। अब आप सुनो, आज मान लो यार कस्टमर ने माल लिया, उसको हो सकता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, XYZ प्रॉब्लम हो, कोई जानकारी चाहिए, तो यार उसके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उसकी बात कोई सुन सके, क्योंकि उसकी बात सुनेंगे तभी तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा बेचारा। बट अगर उसके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास वो सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई कान ही नहीं है जिसको जाके वो अपनी बात बता पाए, तो यार फिर कैसे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी XYZ समस्याएं होंगी उनका सोल्यूशन लेगा। तो मैंने कहा यार अब आता है राइट टू बी हर्ड कि यार इसीलिए आप देखो ना जितने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके कस्टमर केयर्स होते हैं। आप डायल करो 121# और फिर वो बात करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। क्यों है? क्योंकि कस्टमर के पास राइट है कि राइट टू बी हर्ड, उसकी बात मतलब ऐसे आप कहीं अनसुनी नहीं कर सकते। देयर शुड बी समवन हु शुड रिस्पेक्ट के उसको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट इज व्हाट? राइट टू सेफ्टी। यार कस्टमर के पास राइट है भैया कि उसको जितने भी प्रोडक्ट मिले वो हजार्डियस नहीं होने चाहिए, उससे उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इवन आप देखोगे लेबल्स भी आते हैं हाउ टू यूज, इसलिए क्योंकि अदरवाइज कस्टमर को पता कैसे पड़ेगा इसका प्रॉपर सेफ यूज कैसे लेते हैं। इसलिए आप देखो बहुत सारे मार्किंग्स भी होती हैं, ISI मार्क प्रोडक्ट आते हैं, अलग अलग हॉलमार्क वगैरह लगे हुए आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि पता पड़ सके दीज आर सेफ प्रोडक्ट्स टू यूज। तो यार कस्टमर के पास राइट टू सेफ्टी भी है, उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते जिससे उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिट्रेसल। अब कल को अगर कस्टमर का कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज किया मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को उसका कोई ग्रीवेंसेस है, उसका कोई मान लो नुकसान हो गया, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कंप्लेन करके अपने नुकसान का
कॉम्पनसेशन ले पाए यार, इसलिए तो सारे के सारे कोर्ट स्टैब्लिश्ड है। वो मैं बताया ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। ये क्यों है? इसीलिए तो स्टैब्लिश्ड है ताकि उसके अगर कोई ऐसे ग्रीवेंसेस हो तो उसका सॉल्यूशन मिल पाए। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब ये देखो ना, ये तो नाम से ही है यार, अपने कोड में भी इन्फॉर्म ही आ रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब प्रोडक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भैया। इसीलिए तो सरकार ने लेबल्स वगैरह सब कर रखे हैं कि यार आपको मैंडेटरी है, आपको बताना पड़ेगा वेज है कि नॉन वेज है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्या क्या उसमें यूज हुआ है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास राइट है इन्फॉर्मेशन का यार, सब जानकारी चाहिए उसको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। लास्ट इज कंज्यूमर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्या बोला? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि भैया दे शुड बी अवेयर। कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब वो एजुकेटेड होने चाहिए किसके रिगार्डिंग? अपनी राइट्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। इसलिए तो टीवी में देखो ना, वो जागो ग्राहक जागो के ऐड आते आते हैं कि ऐसा आपके साथ गड़बड़ हो रहा है, जागो भैया, जागो ग्राहक जागो। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको 1 किलो बोल के कुछ कम प्रोडक्ट दिया जा रहा है, आपको हो सकता है जो प्रोडक्ट है इसके साथ कुछ मिक्स करके दिया जा रहा है, आप ये मार्क देखने के बाद प्रोडक्ट खरीदो। तो ये क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने जो अभी तक टोटल 4 पॉइंट कवर किए हैं दिमाग में सेट हो गए आपके? मुझे बताना ना एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट हमने किया था नीड क्या है, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की थी, वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, लालाजी बेवकूफ मत समझना। तीसरे पे आए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन देखी जिसमें प्लस प्लस और माइनस था। उसके बाद हमने क्या देखा? कंज्यूमर की राइट्स देखी जिसमें हमने कहा अरे होशियार सुन, राइट इन्फॉर्म एंड एजुकेट कर। मुझे बताओ यहां तक क्या आपके दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। अब मैंने कहा यार यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है मेरे पास? कंज्यूमर राइट हमने पढ़ी। मुझे बताओ ना, अगर किसी के पास कोई राइट है तो उसके पास जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना यार, आ रहा समझ में? तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे अब हम 5th पॉइंट पे आएंगे जहां पे हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। कंज्यूमर के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं कि भैया तुम ठीक है, तुम्हें राइट दी, बहुत अच्छी बात है, बट नाउ यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर पाए, आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूं, उस सिचुएशन के थ्रू आप समझना। मान लो लेट्स से आप किसी मार्केट में गए, लेट्स से यहां पे मैं बोला कि ये आप हो, अब आपको कोई सामान खरीदना था, आप गए, ये मार्केट का एंट्री गेट है। अब मार्केट में जैसे ही आप घुसे, मार्केट में अलग अलग दुकानें होंगी, लेट्स से शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं आप जाते मार्केट में जो आपको दुकान देखी आप अंदर घुसे सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। यू शुड बी अवेयर अबाउट कि हाँ यार किस किस टाइप के मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहला आपको अगर राइट टू बी अश्योर्ड देना है तो बस यू शुड बी अवेयर कि यार मार्केट में जाके देखो तो सही, कोई आके आपकी आंखों के सामने थोड़ी रखेगा। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। लेट्स से आपको सब कुछ देखने के बाद दुकान नंबर 2 समझ में आई, आपको लगा यार ये शॉप नंबर 2 है ना, इस पे पास बिल्कुल सही है। अब इसके पास इसने जाते ही आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट चाहिए या बिना स्टैंडर्डाइज भी चलेगा? तो आपको हमेशा ही चूज करना है कि जब भी वो आपको ऑप्शन दे आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स ही देखने हैं। कभी भी कोई ऐसा गुड्स मत देखना जिसका स्टैंडर्ड ना हो। आरा सुनने, आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स देखने सो दैट उनमें मार्क्स वगैरह चेक कर ले, आप क्वालिटी के लिए अश्योर हो पाओ। अब मान लो आपने स्टैंडर्डाइज गुड्स सेलेक्ट कर लिए, स्टैंडर्डाइज गुड्स आपने सेलेक्ट कर लिए, अब आप इसमें 2 चीज चेक करो। आप रिस्क चेक करो, भाई इस गुड्स को यूज करने में रिस्क क्या है, ताकि आपके यूजेज के साथ आप मैच कर पाओ कि ज्यादा रिस्की तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद में आप लेबल पढ़ो, क्योंकि लेबल्स में सारी की सारी जानकारी होती है। तो यू हैव टू रीड द लेबल्स। व्हाट यू हैव टू रीड? यू हैव टू रीड द लेबल। तो मैंने क्या कहा, अभी आप देखो ना, हम लोगों ने इतनी बात करते करते मैं आपको बताऊं कितने पॉइंट्स कवर कर लिए। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने कवर किया यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द चॉइसेस, ऑल द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। नंबर टू, यू हैव टू डू व्हाट? आपको मार्केट में जाके क्या करना है? स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने हैं। स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विसेज में ही आपको जाना है। अब आपने चले गए स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विस में। उसके बाद अब आपको ये चेक करना है कि यार यहाँ पे रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है। आ रहा सुनने, आपको ये चीज चेक करनी है कि यार यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है सरकार ने लेबल मैंडेटरी तो कर रखा है, बट वो लेबल आपको रीड भी करना पड़ेगा। तो यू शुड रीड द लेबल ऑल्सो।
अब मान लो सब कुछ करने के बाद, तो आपने देखा हमने स्टोरी से 4 पॉइंट निकाल लिए। मैंने कहा आपको सब कुछ बढ़िया लगा, तो अब आप इस दुकान नंबर 2 वाले से आप बेस्ट डील लेने की कोशिश करो। आप कहो यार कितने का माल है, कितने में दोगे, क्या प्राइस हमें बैठेगी, आप उसके साथ एक बढ़िया डील लेने की कोशिश करो। अब अगेन जैसे आप डील ले रहे थे, उसने आपको ऑप्शन दिया, भाई साहब बिल के बिना दूं या बिल के साथ दूं। तो ध्यान रखना, यही पॉइंट है जहां आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड आपको क्या करना है, आपको कैश मेमो लेना ही लेना है। तो अगले 3 पॉइंट भी हमारी स्टोरी में कवर हो गए। अगले 3 पॉइंट क्या है यार, आपको यू शुड असर्ट योर सेल्फ टू गेट द फेयर डील। यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ टू गेट द फेयर डील। आपको फेयर डील लेनी है, टू गेट द फेयर डील मतलब आपको एक फेयर डील लेनी है। तो फेयर डील लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट इज 6 पॉइंट। 6 पॉइंट हमारा क्या कहता है, मैंने क्या कहा, आपको अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट रहना है। कोई आदमी कहे देखो ये कस्टम चोरी का माल है सस्ता मिल जाएगा, ये चोरी का माल है सस्ता मिल जाएगा, ऐसा आपको वहां जाके खरीदना नहीं है। ऑनेस्ट रहना है आपको डीलिंग में। आपको हमेशा कैश मेमो लेना है, बिल लेना है। छोटे मोटे टैक्स की चोरी करने के चक्कर में बिल लेना भूल मत जाना, क्योंकि जब आप कोर्ट में कल को केस करोगे, असंतुष्ट रहोगे सर्विसेज से, तो उस समय आपसे कोर्ट ये मांगेगा प्रूफ क्या है, आपने इससे सामान खरीदा था। तो ये कैश मेमो आपके क्या होगा, काम आएगा। मुझे बताओ सब कुछ सेट है। अब मान लो आपने सामान खरीदा, कल को इस शॉप नंबर 2 से आप गुड्स खरीद के घर ले गए, आप ये सामान खरीद के अपने घर ले गए। घर जाने के बाद आपको पता पड़ा कि बॉस ये जो सामान है, ये सामान में तो क्वालिटी का गड़बड़ है, उस आदमी ने कुछ और बोला था, दे कुछ और दिया। तो अब वहां पे चुपचाप नहीं बैठने का, अब आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने। किसके, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा कि भैया। बट कई लोग क्या होते हैं, अरे यार कौन 1000-2000 रुपए के लिए, 5000 रुपए के लिए कोर्ट केस के चक्कर काटेगा, अरे रहने देते हैं। नहीं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। केस फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो ये और लोगों के साथ ऐसी बदमाशी करता रहेगा, चोरी करता रहेगा, बेवकूफ बनाता रहेगा। क्या आपके दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूं? आपको क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप इसको घर लेके जाओगे और कल को कुछ भी गड़बड़ हुई तो यू हैव टू फाइल द कंप्लेन। अगर आप डिससेटिस्फाइड होते हो तो आप कंप्लेन क्या करो, फाइल करो। और अगेन कंज्यूमर्स की सोसाइटी बनाओ, ताकि इससे क्या हो, हिम्मत मिले। कोई भी कॉस्ट वगैरह लग रही है आपस में बट जाए, तो फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। अरस में इधर उधर कचरा मत फैलाओ, पोल्यूशन मत करो। एज अ कंज्यूमर यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। मुझे बताओ क्या 10 के 10 हमें याद हो गए? देखो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ोगे, आपको बाद में याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लेक्चर में ही सब याद करा दूंगा। मुझे बताओ टोटल कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। पहला नीड, उसके बाद इंपॉर्टेंस, उसके बाद कंज्यूमर क्या होता है, उसके बाद कंज्यूमर की राइट क्या होती है, अभी अभी हमने देखा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो रहा है ना यार? मैंने आपको कोड भी बताया था, वी अंडरस्टैंड कंज्यूमर, लालाजी बेवकूफ मत समझना, अरे होशियार सुन, राइट इन्फॉर्म एंड एजुकेट कर। अभी ये 10 पॉइंट भी आपको बताया मैंने स्टोरी के थ्रू, कि आप अगर मार्केट में गए हो तो सारे ऑप्शंस देखो, बी अवेयर। उसके बाद स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो, आप क्या करो, रिस्क देखो, लेबल पढ़ो, उसके बाद में असर्ट योरसेल्फ टू गेट द फेयर डील। क्लियर है? उसके बाद में आदमी अगर आपको उल्टे सीधे ऑप्शन दे तो ऑनेस्ट रहना, कैश मेमो लेना, गड़बड़ हो तो केस फाइल करना, कंज्यूमर सोसाइटी बनाना, और फाइनली एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना मत भूलना। क्या दिमाग में सेट हो गया? पक्का? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, बट आप ऑनेस्टली जो जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करते जाओ, समझते जाओ। सो गाइस, इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। मान लो अब कंज्यूमर ने सब कुछ जैसा जैसा हमने कहा रिस्पॉन्सिबल था, सब कुछ जैसा होना था वैसा ही हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन पोस्ट दिस, अब इसके आगे क्या होगा? तो मैंने कहा यार अब इसके आगे ये होगा कि अब हमारे पास ये जो अलग अलग कोर्ट है, इसके क्या मैकेनिज्म है। भैया सीधा सा फंडा है, अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंसेस है और वो अपने ग्रीवेंसेस लेके जा रहा है, तो क्या कोई मशीनरी अवेलेबल है? तो हमारे पास एक हायरार्की है, 3 टायर मशीनरी है, उसमें अवेलेबल है। अब आप देखो ना 3 टायर मशीनरी क्या कहती है, सुनो मेरी बात को, और आपको 2 मिनट में भी दिमाग में सेट हो जाएगा। एक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब अगेन पूरा नाम अगर आप देखोगे तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन,
वैसे ही हम शॉर्ट में कह देते हैं स्टेट कमीशन, पूरा नाम है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। वैसे ही सेम नेशनल कमीशन का भी है, शॉर्ट फॉर्म में नेशनल कमीशन है और लॉन्ग फॉर्मेट में हम कहते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये हमारे पास तीन आ गए। अब मैं कह रहा हूं ये 3 टायर मशीनरी है जो कि हायरार्की में है, फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अब मैंने कहा सुनो, अब यहाँ पे 3 चीजें अपन को पढ़नी है बस, आ रहा समझ में, फिर 2 चीज अलग से पढ़ाऊंगा मैं। पहला सेटअप, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखोगे तो इसको स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है, स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है, नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन करता है सेटअप? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आपको पता कैसे पड़ेगा कि हमें सर कौन से वाले कोर्ट में जाना है, कौन से वाले कमीशन के पास हमें जाना है, यार हमें वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस देखनी है। कंसिडरेशन मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है तो भैया आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाना है। वहीं अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो अबव 1 CR, तो अबव 1 CR अप टू 10 CR आपको कहां जाना है? स्टेट कमीशन पे जाना है। एंड अगर आपके पास 10 CR से ज्यादा हो तो आपको कहां जाना है? नेशनल कमीशन पे। कहां जाना है? नेशनल कमीशन पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेटअप, कंसिडरेशन एंड फाइनली अब आते हैं अपील पे। मान लो आप गए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और वहां जाके आप संतुष्ट नहीं हुए, आपको लगा यार वहां पे ना आपकी बात ढंग से सुनी नहीं गई, अब आप वापस से अपना केस प्रेजेंट करना चाहते हो, तो बस आप अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज। कितने दिन? विद इन 45 डेज। और आप कहां जाओगे? विद इन 45 डेज टू स्टेट कमीशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? विद इन 45 डेज कहां जाओगे? स्टेट कमीशन। वहीं उसके बाद विद इन 30 डेज 30 डेज टू नेशनल कमीशन। ठीक है। उसके बाद में अगर आप स्टेट कमीशन में भी संतुष्ट नहीं हो, उसके बाद आप नेशनल कमीशन गए, तो अगर आपको वहां पे भी संतुष्टि नहीं मिली तो आप विद इन 30 डेज आप कहां चले आओगे? सुप्रीम कोर्ट। अरे इससे आगे कुछ नहीं है भाई, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 3 चीजें मैंने जो आपको लिखी दिमाग में सेट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कंसिडरेशन अगर अप टू 1 करोड़ हो गुड्स एंड सर्विसेज तो आप यहां जाओगे विद इन 45 डेज। अगर आपको कुछ गड़बड़ हो आप अपील किसको कर सकते हो? स्टेट कमीशन को। वहीं अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करूं, सेटअप कौन करता है? अरे यार स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। इसका स्टेट कैपिटल जो होता है वहां फंक्शनिंग होती है मेनली, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो केस होता है वो यहां जाता है। यहां से संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंदर कहां जाओगे? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है, 10 करोड़ के ऊपर के केसेस लेता है यार, और 30 दिन के अंदर संतुष्ट नहीं हो तो कहां चले आओगे? सुप्रीम कोर्ट। बट अब एक चीज देखो, मान लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास केस गया, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ये 2 पॉइंटर्स आपको अलग से बता रहा हूं, ये दिमाग में सेट रखना, प्रोसेस दिमाग में सेट रहेगा। मैंने कहा मान लो अगर कोई भी केस गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास और उसको लगता है कि यार ये जो केस है ना इसमें मीडिएशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? मीडिएशन मतलब दोनों पार्टी को बिठाते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं। यार नुकसान हुआ जो भी आपस में मतलब सेटल कर दो तुम। तो यार ये जो मीडिएशन होता है ना, फर्स्ट हियरिंग पे भी हो सकता है, बाद में भी। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 2 केस हो सकते हैं, मीडिएशन हुआ तो 5 डेज का इसमें टाइम मिलता है मीडिएशन के लिए। और अगर पार्टीज अग्री हो जाती हैं तो उस केस में वो फिर उनको मीडिएशंस के प्रोविजंस लगेंगे। किसके प्रोविजन लगेंगे? मीडिएशन के, कि भैया मीडिएशन के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। बट अगर मान लो वो कह देते हैं नहीं भैया हम अग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे केस चलता है जैसे पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मतलब चलना चाहिए। मतलब गुड्स की टेस्टिंग वगैरह होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो अगर कोई डिफेक्ट के रिगार्डिंग है तो समझो। अब मैंने कहा दूसरा, मान लो जो केस था उसमें यह था कि यार डिफेक्ट इन गुड्स है, और वो डिफेक्ट इन गुड्स ऐसे देख के नहीं पता पड़ सकते, मतलब हमें टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजोगे यार, आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजोगे कि यार इनकी टेस्टिंग वगैरह करो और हमें रिपोर्ट्स दो। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजोगे, टेस्टिंग करवाओगे उनसे, टेस्टिंग करवा के रिपोर्ट मंगवाओगे। क्या मंगवाओगे? टेस्टिंग करवा के रिपोर्ट मंगवाओगे। रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप अपना ऑर्डर दे दोगे। मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में सेट है क्या?
मेनली देखो ये जो 3 पॉइंट है ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और मीडिएशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, डिफेक्ट इन गुड्स अगर होते हैं और वो ऐसे विजिबल नहीं होते हैं और आपको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजोगे। ऐसे ही आप ऑर्डर नहीं पास कर दोगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेजोगे, वहां टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद आपकी रिपोर्ट बनेगी एंड देन थिंग्स विल हैपन द वे दे शुड हैपन। डिफेक्ट निकला तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, डिफेक्ट निकला रिफंड भी करना पड़ सकता है, कुछ कॉमन जो भी होगा कोर्ट उसके बाद रिलीफ देगा। रिलीफ अगला पॉइंट है तो उसमें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी कि यहाँ होगा क्या क्या। तो मुझे बताओ ना, क्या आपको ये जो 3 टियर मशीनरी है, 3 टियर मशीनरी है, ये पूरी की पूरी दिमाग में सेट हो गई? क्या ये 3 टियर मशीनरी आपके दिमाग में पूरी की पूरी सेट हो गई कि हाँ यार ये 3 टियर मशीनरी है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है? मुझे बताओ ना, क्या दिमाग में 1% आपके चला गया या कोई ऐसा पार्ट है जो अभी भी आपको लग रहा है यार थोड़ा गड़बड़ है? क्लैरिटी है? पक्का? श्योर? बड़े फिर आगे रिलीफ पे। सो रिलीफ आगे बढ़ने से पहले, अब रिलीफ पहले 3 टियर समझ लिया आपने, तो 3 टियर में मान लो कि अगर कोर्ट को लगता है, इन कमीशन को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हुई है कस्टमर के साथ, तो यहां पे वो आपको क्या कह सकते हैं पता है? वो कह सकते हैं कि भैया ये जो इतने सारे रिलीफ में भी आपको पढ़ाने वाला हूं, टोटल 10 है, जो रिलीफ्स अवेलेबल हैं उसके रिगार्डिंग वो आपको कुछ कह सकते हैं। और इसमें इनमें से कोई ऑर्डर पास करा जा सकता है कि भैया आपको कस्टमर को ये देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप RRR याद करो, 1 2 3 आपको याद हो जाएंगे। RRR मूवी आई थी ना, वैसे याद रख लो कि 3 चीजें आपको बोल सकते हैं। सबसे पहले ऐसा बोला जा सकता है कि आपके अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट को क्या करो, रिमूव कर दो। आपको लगता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये डिफेक्ट हट नहीं सकता, इसको रिप्लेस कर दो। आपको लगता है कि साला आपके पास रिप्लेस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो यार आप क्या करो, रिफंड कर दो यार। क्या कर दो आप? रिफंड कर दो यार। पैसा तो देना पड़ेगा ना सामने वाले का यार, आप पैसा लेके थोड़ी बैठे रहोगे। उसके बाद में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैं 4th पॉइंट पे आया, 4th 5th और 6th। अब मान लो अब है कि भैया ये सब के अलावा कल को उसको कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए आप कॉम्पनसेशन या पैसा, मतलब अब एक्स्ट्रा ले रहे हो आप। ये तो प्रोडक्ट रिलेटेड था, रिमूव कर दो डिफेक्ट, रिप्लेस कर दो या रिफंड कर दो जो पैसा लिया। उसके अलावा अगर सामने वाले ने नेग्लिजेंस की, मतलब सामने वाले की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए आप कॉम्पनसेशन ले लो। कल को साला प्रोडक्ट गड़बड़ था और प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, उसके लिए आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो। कल को सरकार को लगा, कोर्ट को लगा कि यार बॉस सामने वाले को तो ना पनिशमेंट के तौर पे उससे कुछ एक्स्ट्रा भी लेना चाहिए। हमेशा याद रखना, कॉम्पनसेशन मेरे प्यारे लाडनो जहां आती है, इसका मतलब पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा रहे हैं। बट यहां पे आप नुकसान से ज्यादा उससे पैसा ले रहे हो ताकि मार्केट में एक स्टैब्लिश हो चीज कि यार अगर आपने ऐसा गड़बड़ किया तो नुकसान से ज्यादा भी आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। मुझे बताओ, दिमाग में सेट है? अब अपन अगले 4 पे बढ़ते हैं। टोटल 10 है यार, 6 आपके दिमाग में सेट हो गए, अब अगले 4 भी हो जाएंगे। अब देखो 7th है, 8th है, 9th है और 10th है। अब आप ये चारों देखो सारे कनेक्टेड है। सबसे पहले आप जो भी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चला रहे हो ना, इनको बंद करना पड़ेगा। क्या बोला मैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करोगे? बंद करोगे। आप ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू नहीं करोगे सबसे पहले। नंबर 2, ये नॉट टू ऑफर, मतलब जो भी हजार्डियस आप सामान अभी बेच रहे हो, आरएसएन में हजार्डियस गुड्स, ये हजार्डियस गुड्स आप मार्केट में ऑफर नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑलरेडी वो गुड्स अभी मार्केट में दुकानों पे रखे हुए हैं, उनको आप विड्रॉ कर लोगे। क्या कर लोगे? विड्रॉ कर लोगे। किसको? हजार्डियस गुड्स को। आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको यह भी ध्यान करना है कि आपको यू विल सीज टू मैन्युफैक्चर, मतलब आप इनको आप भविष्य में मैन्युफैक्चर भी नहीं करोगे ऐसे गुड्स को। कौन से वाले गुड्स को? जो कि ये हजार्डियस हैं। मुझे बताओ ना, क्या दिमाग में सेट हो गया क्या? यार देखो ना, शुरुआत के 3 RRR, क्या करोगे? डिफेक्ट को रिमूव कर दो, रिप्लेस करा दो प्रोडक्ट को या रिफंड ले लो। उसके बाद में अगर कोई नुकसान हुआ नेग्लिजेंस की वजह से, कॉम्पनसेशन ले लो। प्रोडक्ट की वजह से नुकसान हुआ, कॉम्पनसेशन ले लो। अगर आपको लगता है सामने वाले को पनिशमेंट देने के हिसाब से कुछ पैसा लेना है, प्यूनिटिव डैमेजेस भी ले सकते हो। उसके बाद में आगे चारों ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ेगी। हजार्डियस गुड्स बेचोगे नहीं, बेचने के लिए रखे हुए हैं तो उनको विड्रॉ कर लोगे। फ्यूचर में मैन्युफैक्चर तक नहीं करोगे आप इन सबको। मुझे बताओ ना यार, क्या 10 की 10 आपको रिलीफ अवेलेबल है जो आपके दिमाग में सेट हो गई कि कोर्ट ये जो कमीशंस हैं ये अपने ऑर्डर में क्या क्या रिलीफ्स दे सकता है?
क्या आपकी आंखों के सामने एक एक चीज बिल्कुल 0 से लेके 100 तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि क्या है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ। सो गाइस स्टार्ट करें फिर फटाफट लास्ट वाला पॉइंट। 8th पॉइंट है हमारा और वो बात करता है रोल ऑफ किसकी, रोल ऑफ एनजीओ एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां पे बात हो रही है रोल, और रोल में हम पढ़ेंगे टोटल 7 पॉइंट। बुक में आप देखोगे 8th पॉइंट भी है, बट उसमें कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के बारे में लिखा गया है, जो कि राजस्थान में फॉर्म हुई थी। बट मेनली जो रोल है, करते क्या है, वो 7 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। यार पहले जो 2 पॉइंट है, इन शॉर्ट आरएस में पहले जो 2 पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं 3 पॉइंट लगा देता हूं, तीनों आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। सबसे पहले एजुकेट करना, मतलब कंज्यूमर्स को एजुकेट करना। बट एजुकेट कैसे करना, वर्कशॉप वगैरह लेके, मतलब कंज्यूमर्स को वर्कशॉप वगैरह देके, सेमिनार वगैरह देके उनको क्या करना, एजुकेट करना। एक और चीज कर सकते हैं ये लोग क्या करते हैं कि मतलब ये पब्लिश करते हैं बहुत सारे डेटा। पब्लिश कैसे करते हैं, पब्लिश करते हैं जैसे मान लो कोई पब्लिकेशन हो गई, वहां पे पब्लिश किया इन्होंने, या इन्होंने कुछ अपने पीरियोडिकल्स वगैरह बना दिए आरएस में कि 15 दिन 30 दिन में इनका कुछ पब्लिश होके आएगा, वो पीरियोडिकल्स आ गए। उसके बाद में ये कुछ ऐसा भी डेटा पब्लिश करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव टेस्टिंग। क्या कहते हैं हम, क्या पब्लिश करते हैं, ये कंपैरेटिव टेस्टिंग। मतलब 2 प्रोडक्ट का कंपेयर करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स का, फिर उनका जो कंपैरेटिव टेस्टिंग करके जो रिजल्ट आया वो भी पब्लिश करते हैं, ताकि कस्टमर को पता पड़े कि यार प्रोडक्ट में क्या क्या प्लस है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या प्लस है। एम आई मेकिंग सेंस? अब मैं क्या बोला, सुनो ना। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये 3 तो हमारे खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, एनकरेज भी करते हैं यार आरएस में। ये क्या करते हैं, अब आगे वाले पॉइंट देखना आप, आगे चारों पॉइंट बिल्कुल कनेक्टेड हैं। शुरुआत वाले 3 कनेक्टेड थे, आगे वाले चारों भी बिल्कुल कनेक्टेड हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये एनकरेज करते हैं। एनकरेज क्या करते हैं, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं। एनकरेज करते हैं किस चीज के लिए, फाइल कंप्लेन करने के लिए, कि भाई एनकरेज करते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, कंप्लेन फाइल करो, नहीं तो ये आदमी सुधरेगा नहीं। आ रहा समझ में? तो ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। एनकरेज करने के बाद अगर उनको कोई लीगल, क्योंकि यार हर एक बंदा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं होता ना, उसको सब कुछ आता हो, तो वो लीगल असिस्टेंस देते हैं। क्या देते हैं, लीगल असिस्टेंस, कि यार केस कैसे फाइल होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, वो लीगल असिस्टेंस मिलता है। इन केस अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर है या कस्टमर्स हैं, उनके बिहाफ पे अगर इनको लगता है हमें केस फाइल करना चाहिए, तो ये उसके बिहाफ में भी क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। अगर मान लो इंडिविजुअल नहीं, उनको लगता है जनरल इंटरेस्ट में, क्या बोला मैं, जनरल इंटरेस्ट में उनको केस फाइल करना चाहिए, तो वो भी केस फाइल करते हैं। आप समझो, क्या 7 पॉइंट क्लियर है? पहले 3 एजुकेट करना, वर्कशॉप और किसके थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, पब्लिश करना पीरियोडिकल्स या कोई भी पब्लिकेशन में डेटा, कंपैरेटिव टेस्टिंग करके उसका डेटा भी देना, और आगे वाले 4 एनकरेज करना केस फाइल करने में। लीगल आइडिया नहीं, कुछ लीगल असिस्टेंस देंगे, केस फाइल नहीं कर पा रहे हम करेंगे। कोई जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल नहीं, जनरल इंटरेस्ट में अगर आपको कोई केस फाइल करना है, ये लोग वो भी करते हैं। मुझे बताओ ना, टोटल कितने पॉइंट हो गए? 8। हमने पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे 8 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लिए गाइस। अगर आपको मैं स्नैपशॉट दिखाऊं कि पूरे 8 पॉइंट हमने क्या कवर किए, तो ये देखो ना, ये देखो, ये हमने सारे के सारे 8 पॉइंट जो हैं वो कवर करें। ये हमारे 8 पॉइंट है। देखो अभी पूरे अभी आपको एक साथ यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं, वो और छोटा करूंगा तो शायद दिखेंगे कि यार हमने क्या क्या कवर किया। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये सारे के सारे हमने एक एक करके 8 पॉइंट सारे के सारे कवर कर लिए। मुझे बताओ ना, हमने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने नीड की बात करी, नीड के बाद हम किस पे गए, हम इंपॉर्टेंस पे गए, इंपॉर्टेंस के बाद हम किस पे गए, हम गए कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर के बाद हम गए कंज्यूमर की राइट क्या होती है, राइट के बाद हम गए कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फिर हम गए 3 टियर मशीनरी क्या होती है, फिर हम गए रिलीफ क्या अवेलेबल है, और एंड में आए रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे बताओ ना यार, क्या यहाँ तक सारा का सारा दिमाग में आपको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है, मेरी गारंटी है आपको सब कुछ याद रहेगा। बट फिर भी आप जैसे ही लेक्चर खत्म हो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स देके सारा का सारा याद कर लेना। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।